सरकार के साथ असेसमेंट कर रहा था, लेकिन 15 जून को हाईकोर्ट ने 48 घंटे में अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का आदेश दिया। कोर्ट ने वर्तमान जमीनी स्थिति के बारे में पूछा तो राज्य सरकार के वकील ने कहा कि 8 जुलाई को चुनाव होना है। 20 जून को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। 189 सेंसिटिव बूथ हैं और हम सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी किए हुए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज दोपहर देश भर में जारी भीषण गर्मी और लू के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान डॉक्टर वीके पॉल, सदस्य डॉक्टर राजीव बहल, नीति आयोग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग के विशेषज्ञों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिन राज्यों में हीट स्ट्रोक की वजह से नुकसान हो रहा है, वहां स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय मौसम विभाग और नीति आयोग की एक ज्वाइंट टीम जाकर मदद का काम करेगी। इसके अलावा उन्होंने ICMR को हीट स्ट्रोक से होने वाली मौतों से बचाव की तैयारियों के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। हीट स्ट्रोक का भी न्यूज आ रहा है। ऐसी स्थिति में आज एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई जिसमें IMD के सीनियर ऑफिसर, नीति आयोग, डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग, हेल्थ विभाग के सीनियर ऑफिसर की मीटिंग में हमने 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय किया है। जिस राज्य में हीट वेव चल रहा है और हीट स्ट्रोक की घटना घटित हुई है, ये राज्य को सहयोग करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए भारत सरकार की ओर से एक डिजास्टर मैनेजमेंट, IMD और हेल्थ मिनिस्ट्री के उच्च अधिकारियों की टीम जाएगी और राज्य सरकार को सहयोग। वहीं आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। आप सांसद ने कहा कि फिल्म आदि पुरुष बीजेपी की फिल्म है। फिल्म में लिखा हुआ है कि फिल्म हेमंत विश्व शर्मा के आशीर्वाद से बनी है, मनोहर लाल के आशीर्वाद से बनी है और CM योगी के आशीर्वाद से बनी है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के इतने सारे मुख्यमंत्रियों ने प्रभु श्री राम का अपमान किया है। एक फिल्म आई है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, आदि पुरुष, और ये फिल्म भाजपाइयों ने बनवाई है। पूरी जिम्मेदारी से मैं इस बात को कह रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है कि ये फिल्म हेमंत विश्व शर्मा जी के आशीर्वाद से बनी, शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से बनी, मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से बनी, पुष्कर धामी जी के आशीर्वाद से बनी, देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से बनी, एकनाथ शिंदे जी के आशीर्वाद से बनी और योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से बनी। भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे मुख्यमंत्रियों ने प्रभु श्री राम का अपमान करने के लिए, माता सीता का अपमान करने के लिए, भगवान बजरंगबली का अपमान करने के लिए एक फिल्म बनवाई जिसके नाम पर भाजपाई धंधा कर रहे हैं। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, वैसे ही बेईमानी और भ्रष्टाचार करते रहते हो, कम से कम धर्म के नाम पे धंधा मत करो। धर्म के नाम पे धंधा मत करो। उस नेपाल देश ने कहा हम अपने देश के अंदर प्रभु श्री राम का अपमान नहीं होने देंगे, हम अपने देश के अंदर माता सीता का अपमान, भगवान बजरंगबली का अपमान नहीं होने देंगे। और आदि पुरुष फिल्म पे बैन लगाने का काम नेपाल जैसे देश ने किया। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरे देश में भगवान का अपमान हो रहा है और घरों में चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इस फिल्म के ऊपर। कहा जा रहा है 2-4 डायलॉग हटा देगा। अरे पूरी की पूरी फिल्म बर्बाद है। जिस प्रकार के कपड़े सीता माता को पहनाए गए, जिस प्रकार के दृश्य फिल्म के अंदर दिखाया गया, एक दृश्य दिखाया गया काल्पनिक आधार पे, माता सीता को छुरी लगा दी गई गर्दन पे। किस रामायण में लिखा है भाई? और तुम कल्पना के आधार पर रामायण के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, भगवान के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। अब बताइए मुझे,
ये कितनी शर्मनाक बात है। उस फिल्म में एक दृश्य दिखाया गया कि सुसैन वैद्य की जगह विभीषण की दो बहनें आ रही हैं जो श्री लक्ष्मण जी को संजीवनी दे रही हैं। और तमाम ऊट पटांग बातें मैं देखता हूं। वो भाजपा पोषित उस फिल्म का जो डायलॉग लेखक है वो कल कह रहा था, वहीं बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के से वसूली की साजिश के मामले में आरोपी सनविले डिसूजा और सैम डिसूजा मंगलवार को सीबीआई के हेडक्वार्टर पहुंचे। सीबीआई ने डिसूजा को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। डिसूजा अपने वकीलों के साथ सीबीआई के सामने पेश हुए। सनविले डिसूजा सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर 5 है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक जांच में ये बात सामने आई है कि केपी गोसावी और सनविले डिसूजा आर्यन खान से 25 करोड़ की उगाही के साजिश करता थे। इन दोनों ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तत्कालीन जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के कहने पर आर्यन खान को ड्रग्स रखने के आरोप में धमकाया था। वहीं बिजनौर में मुख्य विकास अधिकारी पर कर्मचारी का शोषण करने का आरोप लगा है। निरीक्षण के दौरान सेक्रेटरी के साथ सीडीओ ने बिजनौर के विकास भवन परिसर में मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। वहीं कानपुर देहात में उस समय सनसनी फैल गई जब संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात युवक का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच के साथ कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल घटना कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र के देवनपुर गांव की बताई जा रही है, जहां के बलवान सिंह के खेत पर आम के पेड़ में अज्ञात युवक का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया। फांसी के फंदे में अज्ञात युवक का शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि युवक का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया है। साथ ही युवक की शिनाख्त की शुरुआत जो है पुलिस की तरफ से की जा चुकी है। आज दिनांक 20 जून 2023 को थाना राजपुर के गांव देवनपुर में एक शव के पेड़ पर लटका होने की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है। फील्ड यूनिट को बुला करके घटनास्थल का निरीक्षण करवाया जा चुका है। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इसके आगे जैसे भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में। आज दिनांक 20 जून 2023 वहीं गोरखपुर के टॉप 10 के माफिया के लिस्ट में शामिल राकेश यादव के घर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। गोरखपुर में राकेश यादव पर हत्या, रंगदारी मांगने, जमीन कब्जा सहित कुल 52 मामले दर्ज हैं। अभी कुछ दिन पहले ही माफिया राकेश यादव ने गोरखपुर न्यायालय में सरेंडर किया था, जो कि अभी जिला जेल गोरखपुर में बंद है और सजा काट रहे हैं, जिसके ऊपर बांसगांव के बीजेपी के सांसद कमलेश पासवान के पिता ओम प्रकाश पासवान के हत्या का आरोप लगा था। जिला प्रशासन के द्वारा गुलहरिया थाना क्षेत्र के जुगिया के लगभग 4.5 करोड़ के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। वहीं इस संबंध में जीडीए के प्रमुख अभियंता कृष्ण सिंह का कहना है कि मकान का नक्शा नहीं पास किया गया था और ये मकान अवैध निर्माण हुआ, जिस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो कि गोरखपुर पुलिस के माफिया के लिस्ट में शामिल है। ये जीडीए का पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने आज के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु कहा था। तो उसी के अनुक्रम में यहाँ पे पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है। जीडीए द्वारा अपने अनुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बल सुरक्षार्थ यहाँ पे लगा हुआ है। बताया था काफी मुकदमे दर्ज है, जीडीए अपना कार्रवाई। हाँ, इसमें से एक राकेश यादव नामक व्यक्ति है, अपराधी है, जिसके ऊपर 52 मुकदमे दर्ज हैं। राकेश यादव का मकान हैगा, जो उस पर बिना प्राधिकरण से स्वीकृत कराए हुए लगभग 650 स्क्वायर मीटर के भूखंड एरिया पर इन्होंने निर्माण किया गया है और ये 2 मंजिला निर्माण है, जो लगभग 450 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया में है। इसकी कुल लागत लगभग 4.5 करोड़ रुपए है। इसका ध्वस्तीकरण आदेश हम लोगों ने 29 मई 2021 को पारित किया गया था, जिसका क्रियान्वयन आज हम लोग कर रहे हैं और ये प्रदेश की और जिले की माफिया सूची पर भी सूचीबद्ध है। इस तरह की पूर्व में भी हमने कार्रवाई करी थी टिंगनपुर, वो विनोद उपाध्याय के मकान पे करी गई थी, वो भी एक
प्रदेश की और जिले की माफिया सूची में सूचीबद्ध थे, उनका भी मकान तोड़ा गया था। और ये सब जिला प्रशासन के निर्देश पर और हमारे उच्च अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और ये आगे भी जारी रहेगी। वहीं रायबरेली के एक कस्बे के भैरवनाथ मंदिर से शनिवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा गाजे बाजे के साथ निकली। यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस भैरवनाथ मंदिर में समाप्त हुई, जहां भंडारे का आयोजन किया गया। भैरवनाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ का रथ सजाया गया था। यहां सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जमा थी। फिर गाजे बाजे के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा बालाजी मंदिर, करुणा बाजार चौराहा, गल्ला मंडी, तिकोना पार्क, गांधी चौराहा, बेहटा चौराहा पहुंची। आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सुबह 8:30 बजे मंदिर प्रांगण से निकल के खालसा चौक, सरंगी चौराहा, रिफॉर्म क्लब, अस्पताल चौराहा, हाथी पार्क, अम्बेडकर मूर्ति, जैन पेट्रोल पंप होते हुए निराला नगर के एक अपार्टमेंट में गई, जहां जगन्नाथ महाप्रभु की मौसी का स्थायी निवास बनाया गया था। वहां पे भगवान की आरती हुई, प्रसाद बटा। आज वहां का प्रसाद अग्रवाल सोच समाज रायबरेली की तरफ से प्रसाद पूरा बांटा गया। उसके बाद भगवान की यात्रा पुनः वहाँ से निकल के अंबेडकर मूर्ति, हाथी पार्क, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, शशि कॉम्प्लेक्स होते हुए मंदिर प्रांगण में आई, जहाँ पे राज परिवार चंदापुर के द्वारा मूर्ति को थोड़ा देर विश्राम करने की व्यवस्था कराई गई। वहाँ पे पुनः एक बार भगवान की विशाल आरती हुई, प्रसाद का वितरण हुआ। उसके पश्चात वहाँ से पैदल भगवान को मंदिर प्रांगण तक लाया गया। रायबरेली में पत्नी ने पति के ऊपर देह व्यापार करने का आरोप लगाया है। पीड़ित पत्नी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला डी थाना क्षेत्र के परसदेपुर कस्बा का है, जहां पर महिला ने अपने पति पर जिस्म फरोशी का धंधा करवाने का आरोप लगवाया है। परसदेपुर कस्बे की रहने वाली युवती शहनाज की शादी 2 साल पहले प्रतापगढ़ गांव के जलेश्वरगंज निवासी मेराज से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही पति पत्नी पहली शादी के बारे में पता चला पत्नी को, जिसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। इसी दौरान मेराज ने कोर्ट का फैसला आए बगैर दूसरी शादी कर ली और पत्नी को मुंबई शहर थाने लेकर चला गया और पत्नी से जबरन जिस्म फरोशी का धंधा करवाने लगा। पत्नी ने के विरोध करने पर पति ने उससे बुरी तरीके से पीटा। किसी तरीके से पति के गिरफ्त से भाग निकल कर आई मुंबई थाने पहुंची महिला ट्रेन पकड़कर परसदेपुर कस्बा पहुंची। अपने परिजनों से सारी बीती बताई, जिसके बाद शिकायत लेकर परिजन थाने पहुंचे। क्या है समस्या? आप आई? समस्या यही है कि मेरा आदमी कोई काम धंधा नहीं करता। यहाँ से शादी लेकर के गया, मुंबई गया, वहाँ से जो है मुझे घर से बाहर निकाल देता है रात में। वो जिस्म फरेबी का धंधा कराता है, बोलता है जब पैसे कमा के लेके आओ। और जब सुबह होती है मैं घर आती हूँ वापस लौट के, वो मुझसे पैसे मांगता है। जब मैं पैसे नहीं देती, बोलती नहीं गई, तो मुझे मारता पीटता है। और मेरे 6 महीने का बच्चा भी छीन लिया और जो उससे पहले शादी हुई थी उससे भी यही काम कराता था, लेकिन उसका मुकदमा चल रहा है। वहीं मुरादाबाद के थाना मुड़ा पांडे क्षेत्र के एक गांव स्थित महिला कांस्टेबल शिवानी टीम के साथ जाकर महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री की योजनाओं के विषय में जानकारी देने का काम किया। जैसे महिला कांस्टेबल शिवानी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री वहीं हापुड़ नगर क्षेत्र कोतवाली के मोती कॉलोनी के एक युवक पर 3 युवकों द्वारा 3 दिन पहले हुए धारदार हथियार से पुलिस अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है इस मामले में। वहीं पीड़ित परिजनों का कहना है कि आरोपी लगातार पीड़ित पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। बाहर में सीधे सुबह गए थे, इन्हें कोई पता नहीं थी कि मेरे से कोई झगड़ा करेगा या नहीं करेगा, इनको कोई मालूम नहीं थी। जिन्होंने मारा है उनका नाम था, एक का नाम एजाद है, एक का नाम सलमान है, एक का नाम अरशद है। 3 जने मारने वाले हैं और वो जो ना
खुली हवाओं में घूम रहे, हमारा कोई सहारा नहीं है, हम पे कोई दौलत पैसा नहीं है, कुछ नहीं है हम पे। हम गरीब लोग हैं, 3 लड़की हैं, ये मेरी बेटी है तीनों। पुलिस को कंप्लेंट किया आपने? मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और मैं दरोगा के पास भी गई तो उन्होंने भी हमें भगा दिया है। वहीं रायबरेली के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जहां पर अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ट्रक गड्ढे में पलट गया, जिसकी चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के नवाबगंज डिग्री कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आकर बाइक सवारों को टक्कर मार दी। ये एक CSC जगतपुर से रिफ़र होकर अज्ञात में हमारे पास एक युवक गंभीर अवस्था में आए हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक लोगों की मृत्यु हो गई है, एक हमारे पास गंभीर अवस्था में आए हुए हैं जिनको भर्ती करके इलाज चल रहा है। वहीं उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की जांच कर रही सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई की टीम ने इस मामले में सोरो सेक्शन सिग्नल के जेई आमिर खान का घर सील कर दिया है। इस मामले में सीबीआई ने जेई से पूछताछ भी की थी, लेकिन इस पूछताछ के बाद भी वो लापता है। अधिकारियों का कहना है कि जेई का पूरा परिवार फरार है, जिसके बाद उनका घर सील किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सोमवार को सीबीआई की टीम जेई आमिर खान से दोबारा पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उनके घर पर ताला लगा हुआ था। टीम ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन जेई और उनके परिवार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद उनके घर को सील कर दिया गया। बताया गया कि जेई आमिर खान सोरो में एक किराए के घर में परिवार के साथ रहते थे। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी पर निशाना साधा है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामलों पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनवाएंगे। अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा, सर्विसेज के जरिए और विजिलेंस के जरिए। तो एक तरह से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को अफसरों के जरिए चलाना चाहती है। हमारा देश एक जनतंत्र है, भारत एक जनतंत्र है और संविधान, भारत का संविधान की मूल आत्मा यही है कि हम एक जनतंत्र हैं। जनता सरकार चुनती है और उस सरकार को काम करने के सारे अधिकार होते हैं और वो सरकार, चुनी हुई सरकार अफसरों के जरिए काम करती है। वो अफसर चुनी हुई सरकार को रिपोर्ट करते हैं। ये शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि अब अफसर जो है वो चुनी हुई सरकार के ऊपर होंगे। क्यों? क्योंकि उन अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल है। केंद्र सरकार उन अफसरों को कंट्रोल करती है, किसी को भी ट्रांसफर कर सकती है, किसी को सस्पेंड कर सकती है। कि अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल है और अफसर जो है वो मंत्रियों के ऊपर बैठेंगे। तो जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में मंत्री जो है वो अगर कोई आदेश देगा तो अफसर डिसाइड करेगा कि आदेश सही है कि गलत है। अगर अफसर को लगता है कि आदेश सही नहीं है, अगर वो, तो ये बहाना मार के कि वो अफसर आदेश सही नहीं है, वो अफसर आदेश मानने से इनकार कर सकता है। सरकार कैसे चलेगी ऐसे? हम मान लो कहते हैं कि 2 स्कूल बनाने, अफसर कहते हैं नहीं, इस दिल्ली में स्कूलों की ज़रूरत नहीं है। अगर अफसर लिख दे फाइल पे दिल्ली में स्कूलों की ज़रूरत नहीं है तो स्कूल नहीं बनेंगे। हम मान लो कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक 100 और बनने चाहिए। चुनी हुई सरकार कहती है, हम तो जनता में घूमते हैं, हम कहते हैं भाई जनता मांग रही है इस इलाके में करोल बाग में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। अफसर कहता है नहीं, करोल बाग में मोहल्ला क्लिनिक की ज़रूरत नहीं है, बस फिर मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनेगा। हम कहते हैं यहाँ पे पानी गंदा आ रहा है, अफसर लिख देता है पानी ठीक आ रहा है, बस पानी ठीक आ रहा है, फिर अफसर ने लिख दिया पानी ठीक आ रहा है। फिर हम कहते हैं यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है, अफसर कहता है नहीं गंदगी नहीं है, सही है, तो बस फिर सही है। तो ये अफसर को पावर दे दी। कैबिनेट जितने निर्णय लेगी, कैबिनेट मतलब सुप्रीम बॉडी, चुनी हुई सरकार की सुप्रीम बॉडी जिसमें सारे मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। तो कैबिनेट जो भी निर्णय लेगी वो निर्णय सही है कि गलत है ये चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा। वो 3 या 4 क्लैरिफिकेशंस क्वेश्चंस मैंने लिख के फाइल पे भेजे, वो फाइल मेरे पास फिर वापस नहीं आई, वो फाइल सीधे एलजी के पास चली गई और उस फाइल पे लिखा गया
कि अथॉरिटी के 3 मेंबर में से 2 मेंबर्स की सहमति हो गई है, 1 मेंबर की सहमति नहीं है, इसीलिए इसको अप्रूव कर। तो वो तो हमेशा ही उन दोनों की सहमति है, वो तो दोनों केंद्र सरकार के ऑफिसर्स हैं और मैं ही उसमें अकेला हूँ। तो मतलब मैं अगर कोई उस मीटिंग के अंदर क्वेरी भी करता हूँ, क्लैरिफिकेशन भी मांगता हूँ, तो मेरी क्लैरिफिकेशन के जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एलजी साहब के पास उन्होंने फाइल भेजी, एलजी साहब ने लिख दिया कि ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाए, ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। मेरे पास ना ऊपर जाते टाइम फाइल आई, ना नीचे जाते टाइम फाइल आई। मेरे पास तो जब फाइल आई मैंने उस पर क्वेरी रेज की और क्वेरी के बिना जवाब दिए उन्होंने एलजी से अप्रूवल। फिर अथॉरिटी की ज़रूरत क्या यार? तो ये दिखाता है, ये सारी चीज़ें हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। पिछली वाली जो मीटिंग थी उसमें मैंने जैसे बताया, मेरे पास फाइल आई कि इस अफसर को सस्पेंड किया जाए। मैंने कहा कि इसको क्यों सस्पेंड किया जाए, इसके लिए 3 क्लैरिफिकेशन मैंने मांगी। वो 3 क्लैरिफिकेशन का जवाब देना चाहिए था कि ये कारण है। वो 3 क्लैरिफिकेशंस के जवाब देने की बजाय उन्होंने फाइल सीधे एलजी को भेज दी कि अथॉरिटी के 3 सदस्यों में से 2 सदस्य तैयार हैं। वो दोनों तो उनके अफसर हैं अपने ही, उन दोनों ने साइन कर दिए। मुख्यमंत्री की इनको जरूरत ही नहीं है। जनतंत्र गया, जनतंत्र की ऐसी तैसी। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते